नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 23 के विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को जंग की तरह लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस ने प्रदेश के सारे बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में झोंक दिया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें भूपेश बघेल को राजनांदगांव से, ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से, जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया, रायपुर से विकास उपाध्याय, कोरबा से एक बार फिर ज्योत्सना महंत को मौका दिया गया है, तो वहीं दुर्ग सीट से राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। फिलहाल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। अब 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है और उम्मीद ये है कि जल्द ही इन 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो चलिए इसी पर अब हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। प्रवक्ता है बीजेपी के श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और नितिन जी, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके 6 प्रत्याशियों को, लेकिन बाकी बची 5 सीटों पर ऐसी क्या जरूरत है कि अभी भी मंथन किया जा रहा है? लौटूंगी मैं इसी सवाल पर, लेकिन एक बार हमारे दर्शकों को सुनवा देते कि आखिर केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट कोरबा मिसेस ज्योत्सना महंत, छत्तीसगढ़ 6 राजनांदगांव भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ दुर्ग राजेंद्र साहू, छत्तीसगढ़ रायपुर विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ महासमुंद ताम्रध्वज साहू। लोकसभा प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा चेहरा है, मजबूत चेहरा है और सभी कार्यकर्ता वो का पसंद और बीच में इनका पहचान और पकड़ भी है। तो ये चेहरे लड़ने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और निश्चित रूप से ये 6 सीटों में जो अभी नाम घोषित है मजबूती से लड़ेंगे, ताकत साथ लड़ेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। तो देखिए, दीपक बैज तो कह रहे हैं कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये 6 के 6 चेहरे जीत भी हासिल करेंगे। नितिन जी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। नितिन जी, क्या दावे करेंगे? क्या 6 प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे? और सबसे ज्यादा भी हम जिस तरह से सुन रहे थे दीपक बैज, सबसे ज्यादा चर्चाएं उनके नाम की भी कि बस्तर लोकसभा सीट से दीपक बैज को प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो अभी तक बस्तर की घोषणा क्यों नहीं की गई है? देखिए, सबसे पहले आपने मुझे प्रत्याशी घोषित होने की शुभकामनाएं दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, थैंक यू। साथ ही आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन आज भोले बाबा के आशीर्वाद से जो 6 सीटों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 6 सीटों का लोकसभा का किया है, निश्चित तौर पर चिंतन मनन मंथन करने के बाद सारे सर्वे रिपोर्ट्स, कार्यकर्ताओं का फीडबैक, आम जनता की राय, सारी वस्तु स्थितियों को, सारी चीजों को देखने के बाद योग्य, जुझारू और मजबूत कैंडिडेट को इस महासंग्राम में उतारा गया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और बची हुई 5 सीटों पर भी जो आप मेरे से कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, आप नहीं लगभग सभी लोग कर रहे हैं, तो बची हुई 5 सीटों पर भी चर्चा जारी है। मुझे ऐसी उम्मीद है 1 हफ्ते के भीतर उन 5 सीटों के पर भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, सुंदरानी जी कैसे देखते हैं इन प्रत्याशियों को, कितनी चुनौती मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है, जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है, ऐसे में बीजेपी के सामने कितनी चुनौतियां हैं? देखिए, ये कोई भी समीकरण का ध्यान में रखे, कोई भी घोषणा करे, कोई भी वादे करे, इनके ऊपर अब कोई भरोसा जनता का रहा नहीं। जनता का भरोसा मोदी की गारंटी के साथ है, मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बने, 400 पार, 370 भाजपा की, 370 से अधिक और 400 से पार बीजेपी एनडीए। निश्चित रूप से यही होगा। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतेंगे। भूपेश बघेल जी लंबे वोट से हारेंगे, ताम्रध्वज साहू जी लंबे वोट से हारेंगे। विकास उपाध्याय तो अपने विधानसभा क्षेत्र में 40, 42, 30, 43 हजार वोट से पीछे रहे हैं। तो पूरे लोकसभा में हम माननीय बृजमोहन जी रायपुर राजधानी से
कम से कम 6 लाख मतों से जीतेंगे। तो आप हम लोग निश्चिंत हैं, हमें इनके किसी भी प्रत्याशी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने पुरुषार्थ चुनाव लड़ेगी, मोदी जी के नाम से लड़ेगी, मोदी जी की गारंटी पे लड़ेगी। अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं रहा, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारी बहुमत से हम 11 सीटें जीतेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी जुड़ गए। अनिल जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और कैसे देखते हैं कांग्रेस की सूची को और मुकाबले को भी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरणों का ध्यान कांग्रेस ने रखा है, कई नाम हैं, दिग्गजों के नाम, लेकिन क्या ये दिग्गज कांग्रेस के नैया पार छत्तीसगढ़ में लगा पाएंगे और मुकाबला कितना रोचक हो सकता है इस बार? देखिए नीतू जी, लोकसभा चुनावों के ठीक अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिसात बिछना शुरू हो गई है। भाजपा ने तो सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ने भी आज 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसमें एक नाम ज्योत्सना महंत का है, जो चेहरा रिपीट किया गया। अभी भी वो सांसद है और कांग्रेस ने अभी पहला मेरे ख्याल से नाम जो है वो रिपीट करते हुए कोरबा से डॉक्टर चरणदास महंत हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनकी पत्नी हैं और उनके लिए एक चुनौती होगी कि वह दोबारा कैसे जीत करके आती हैं। जांजगीर लोकसभा भी है, डॉक्टर महंत की अग्नि परीक्षा ही होगी क्योंकि उनका उस इलाके में जनाधार है। तो जांजगीर और कोरबा की जिम्मेदारी कहीं न कहीं महंत परिवार के ऊपर एक तरह से है। अब इसमें देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी राजनांदगांव से उतार दिया गया है। इसके पहले उनके सिपा सालार थे देवांगन, वो वहां गिरीश देवांगन, वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, लेकिन बुरी तरह हारे थे वहां से। तो भूपेश बघेल वहां कितना जलवा दिखा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो एक तरह से जो कांग्रेस के दिग्गज है ना, अब उनकी साख दांव पर है। ताम्रध्वज साहू है, चुनाव हार चुके थे विधानसभा का, अब इस बार फिर से महासमुंद से उनको दे दिया गया। रहने वाले वो दुर्ग के, लड़ा आप महासमुंद से रहे हैं, ठीक है। आपने साहू वोटों का समीकरण देखा होगा क्योंकि उस महासमुंद का जो एरिया है वहां इस वोट बैंक की तादाद है। लेकिन हारे हुए मोहरों को फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाना, और वो भी लोकसभा क्षेत्र बदल करके, मुझे लग रहा है कांग्रेस बहुत बड़ी रिस्क ले रही है। और मेरे को उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस सबक लेगी, नए चेहरे सामने आएंगे। नितिन भंसाली जैसे चेहरे सामने आ सकते थे, युवा चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन पार्टी के लिए कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये प्रयोग क्यों नहीं कर पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। पुराने चेहरों पर ही दांव है। अभी 5 सीटें और बची हैं लोकसभा की, अब वहां पर देखना होगा कि क्या वहां भी ये प्रयोग होंगे। लेकिन चूंकि पहला टेस्ट सामने आ गया है, इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बाकी 5 सीटों पर आप कोई नया चेहरा दे पाएंगे। दीपक बेज हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए थे। अब आप लोकसभा चुनाव उन्हें फिर से कैसे लड़ने के लिए कहेंगे? तो ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आम जनता का सवाल है, कार्यकर्ता का भी सवाल है कि नए चेहरों को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। ये ठीक है कि कांग्रेस ने जातिगत समीकरण ध्यान में रखा है, अब विकास उपाध्याय को लड़ाया जा रहा है रायपुर शहर से, और उनके सामने देखिए कौन है, उनके सामने बृजमोहन अग्रवाल है जो 63-65 हजार वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं, और विकास उपाध्याय चुनाव हार चुके हैं। अब आपने उनको रायपुर से लड़ा दिया। तो ठीक है, लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दों पे होते हैं, समीकरण अलग होते हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं, लेकिन देखना होगा कि मोदी की गारंटी के आगे क्या राहुल की गारंटी काम आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि 30 लाख रोजगार देंगे साल में। आप छत्तीसगढ़ में जो वादा आपने किया था घोषणा पत्र में, उनमें से कई घोषणाएं आप पूरी नहीं कर पाए, रोजगार उतना दे नहीं पाए। तो देश अब कैसे भरोसा करेगा आप पे कि आप 30 लाख रोजगार हर साल देंगे? तो मोदी की गारंटी है। फिर कांग्रेस के सामने बहुत चुनौतियां हैं, नीति क्या होगी, चेहरा कौन सा होगा, नेतृत्व किस तरह का होगा, ये सारी चीजें मायने रखेंगी। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि अंगूर खट्टे हैं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। नितिन जी क्या कहेंगे? अनिल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? खासकर रायपुर सीट की स्थिति आप देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीतते आए हैं और ऐसे में विकास उपाध्याय जो हाल ही में 2023 में विधानसभा का चुनाव हारे हैं, ऐसे में रायपुर सीट पर विकास उपाध्याय को उतारने के पीछे क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, हार और जीत ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई भी खेल होता है, एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीतता है, और एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। विश्वास अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास बुरी बात है। हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लड़ते हैं। निश्चित तौर पर हम
इस लोकसभा चुनाव को भी चुनौती के तौर पर मान रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि सारे सर्वे एजेंसीज, कार्यकर्ताओं का मत, आम जनता का फीडबैक, सारी चीजों को देखने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि बहुत बेहतर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। ये जो मोदी की गारंटी पर बात हो रही है कि मोदी की गारंटी काम करेगी या राहुल की गारंटी काम करेगी, तो मोदी की गारंटी ने क्या काम किया? रितु जी, आप बताइए, आपके घर में गैस का सिलेंडर किस रेट में आता था, आज किस रेट में आ रहा है? आपके पास कार होगी, मोपेड होगी, आप देखिए पेट्रोल और डीजल। नितिन जी, आज की तो खैर बात मत करिए, आज की तो आप बात मत करिए। आज तो गैस सिलेंडर को लेकर खूब चर्चाएं भी हुई हैं, खूब हेडलाइंस भी चली हैं नितिन जी। लेकिन देखिए, आप भले ही कह लें कि मोदी की गारंटी काम नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2023 में मोदी की गारंटी ने काम किया है। जो गारंटी दी उस पर विश्वास किया जनता ने। जनता भ्रम में कहीं आ गई है और जिस प्रकार ये गारंटी के हिसाब से देखने को मिल रहा है कि वो महतारी वंदन योजना का पैसा अभी तारीखें जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, और मैं दावा करता हूं जितनी बहनें आज महिला दिवस पर मुझे टीवी में देख रही हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। ये आपको इस लोकसभा चुनाव के बाद कुछ न कुछ हेरा फेरी करके ये महतारी वंदन योजना का पैसा भी देखिएगा देना बंद कर देंगे और इसमें काफी कुछ रूल और कानून बना देंगे। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता, जो मैं बड़ा भाई कहता हूं, श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे थे कि रायपुर की सीट जो है बृजमोहन अग्रवाल 6 लाख वोटों से जीत जाएंगे और ताम्रध्वज साहू वहां से हार गए, उनको वहां टिकट दे दी, भूपेश बघेल को वहां टिकट दे दी। तो मुझे ऐसा लगता था कि श्रीचंद भैया पॉलिटिशियन तो हैं, पर आज मुझे लगा कि भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर देना, कहा था ना इन्होंने पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं 2018 के, कि क्या आपकी बार 65 पार, वो अमित शाह नारा देकर गए थे, क्या हुआ? 15 आई, अब की बार 400 पार कर रहे हैं। कहीं ऐसा मत हो कि जनता का जो रुझान है, पार की बात कर रहे थे, जनता का जो रुझान है पार की बात कर रहे थे, नजर आ रहा है और जिस प्रकार इन्होंने नितिन जी, जिस भविष्यवाणी की आप बात कर रहे हैं कि सुंदरानी जी भविष्यवाणी करने लगे हैं, वही भविष्यवाणी कुछ देर पहले आप भी कर रहे थे कि सभी सीटों पर आप जीतेंगे। देखिए, भविष्यवाणी हर प्रत्याशी करता है, हर पार्टी का नेता करता है और दावों के साथ करता है कि हम चुनाव में जीत हासिल करेंगे। ठीक है नितिन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सुंदरानी जी, जिस तरह से देखिए हम देख रहे हैं कि दुर्ग से टिकट न देकर भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेजा गया है, ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, जहां साहू वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसे हम रिस्क भी कह सकते हैं, लेकिन ये रिस्क बीजेपी के लिए क्या साबित कर सकता है? देखिए रितु जी, कहीं न कहीं कांग्रेस का नेतृत्व इन नेताओं से नाराज है, खफा है। इनको लोकसभा चुनाव लड़ा के इनकी जमीन को समाप्त करना चाहता है। ये छत्तीसगढ़ की राजनीति को खराब किए हैं, भ्रष्टाचार का इन्होंने पूरा जाल फैला रखा था। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि ये छत्तीसगढ़ से हट जाएं, जीत जाएं तो ठीक है, हार जाएं तो हमेशा के लिए साफ हो जाएं, और हार की संभावना 100% है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, भाई नितिन बंसाली जी कह रहे थे कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जनता की नब्ज अपने आप दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 400 एनडीए 400 की सीट से गठबंधन जीतेगा निश्चित रूप से। लेकिन सुंदरानी जी, जनता की नब्ज तो 2018 में भी टटोली होगी बीजेपी ने, लेकिन परिणाम उसके स्वरूप नहीं आए थे, परिणाम विपरीत ही देखने को मिले थे। देखिए, समय समय की बात होती है, कभी कभी परिस्थितियां कुछ उलट होती है, कभी जनता की नब्ज को पहचानने में हम गलती कर बैठे होंगे 2018 में। लेकिन मैं आपको रितु जी बता दूं कि 2024 का चुनाव मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस पार्टी 20-25 सीटें केंद्र में जीत पाए, पूरे देश में जीत पाए तो बड़ी बात होगी। आज इनकी स्थिति बहुत खराब स्थिति से गुजर रही कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव में लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं है। जैसा कि भाई अनिल द्विवेदी कह रहे थे कि नितिन बंसाली जी को कब अवसर मिलेगा, तो ऐसे हजारों कार्यकर्ता होंगे देश भर में जो लोकसभा लड़ सकते हैं, लेकिन उनको न लड़ाकर ये उन्हीं चेहरों को आजमा रहे हैं जिन चेहरों को जनता ने नकार दिया। ठीक है बंसाली जी, क्या कहेंगे? बात चली थी रितु जी नहीं बोलना, डिबेट में रखने दो भाई। निपटाने वाली बात चल रही थी कि उससे उधर वो उसको लड़ा के कांग्रेस में वहां निपटा दिया, यहाँ निपटा दिया। निपटाया तो भाजपा ने।
अच्छे खासे मंत्री अभी 60,000 वोटों से खुद ही बता रहे चुनाव जीते थे, विधायक 67,000 वोट से 67,000 वोट से ये लोकसभा क्यों दे दिए भाई? क्योंकि छत्तीसगढ़ से राजनीति खत्म करनी है उनकी। वो सरोज पांडे जी, आज महिला दिवस है, उनको मेरी तरफ से उनको भी बधाई दीजिएगा। कहाँ थी? दुर्ग में थी सांसद, उनको उठाकर कहाँ टिकट दी? कोरबा। तो ये जो निपटाने वाली राजनीति हो रही ये है, प्रदेश के कह रहे हैं, पूरा देश समझता है कि अडवाणी भंसाली जी जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं कि सीटें बदली गई हैं, कहीं और भेजा गया है प्रत्याशियों को, ये सबसे ज्यादा कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। भंसाली जी, कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। आखिर भूपेश बघेल को दुर्ग से टिकट ना देने के पीछे की वजह क्या है? भंसाली जी, भूपेश बघेल पूर्व सीएम है, दुर्ग उनके लिए बेहतर इलाका हो सकता था, लेकिन राजनांदगांव भेजने के पीछे क्या रणनीति है कांग्रेस की? और क्या आपको लगता है कि संतोष पांडे को हरा पाएंगे भूपेश बघेल अगर राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं तो? 100% वो जिला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का भी है, मैं बता दूं, वो संभाग जो है। और राजनांदगांव से उनको टिकट क्यों दी, कैसे दी, ये अभी घोषणा हुई है, कुछ घंटे हुए हैं टिकटों की घोषणा हुए, और ये सारे निर्णय जो है वो मैंने नहीं लिए हैं, पार्टी हाईकमान ने लिए हैं। सारी चीजों को देखकर, समझकर और परखकर, और जब उनका निर्णय है तो सोच समझकर लिया गया निर्णय होगा। और निश्चित तौर पर देखिएगा, इस लोकसभा चुनाव में इतिहास बदलेगा। ठीक है, इतिहास अगर बदलेगा तो इतिहास उन्होंने देखने के लिए निर्णय सभी लिया सामने तो होंगे। सोच समझ के लिया होगा, मतलब इनको भी भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? ठीक है। सुंदरानी जी, भंसाली जी, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगी। अनिल जी, आपके पास में आ रही हूँ। राजनांदगांव ओबीसी बाहुल्य इलाका है, बीजेपी से संतोष पांडे मैदान में है तो भूपेश बघेल ओबीसी चेहरा, कांग्रेस के लिए क्या ये फायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या कोई चुनौती देख रहे हैं आप राजनांदगांव में? बिल्कुल, देखिए, चुनौती तो दोनों राजनीतिक दलों के लिए है। अभी ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकदम क्लीन स्वीप है लोकसभा में, 2-2 सीटें उसके पास हैं। और जिस तरह विधानसभा में कांग्रेस ने 35-36 सीटें जीती हैं, बहुत बुरी स्थिति नहीं रही कांग्रेस की। तो इससे पता चलता है कि उसकी जड़ें तो अभी भी गहरी हैं, मजबूत हैं। फिर भूपेश बघेल ने नेतृत्व किया था, आज वही भूपेश बघेल जो चमत्कारिक सीएम रहे कांग्रेस के, आज वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो टक्कर तो जोरदार होगी राजनांदगांव में, ये, और सारी निगाहें राजनांदगांव में ही रहेंगी क्योंकि वहां पे भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी बहुत से लोकसभा पर मौका है। जांजगीर है, कोरबा है, दुर्ग है, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अगर अच्छी मेहनत करे तो इन सीटों को पा सकती है, या अपना जो 2 का आंकड़ा है उसको 1 और बढ़ा सकती है। लेकिन वो एकदम 5-4 हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में जो जादू जिस तरह मोदी जी का चल रहा है, विधानसभा चुनाव में भी चला। फिर जो जिस तरह के राम मंदिर का मुद्दा आया, कांग्रेस उसमें लगभग बैकफुट पर दिखाई दी राम मंदिर के मुद्दे पर, या और भी जो मुद्दे हैं, धारा 370 है, या 3 तलाक का मामला जो है, या डिफेंस जो रक्षा नीति है बीजेपी की, या विदेश नीति जो मोदी सरकार की है, इस पर जो वाहवाही सरकारों की हुई है पूरे देश में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी आगे और प्लस दिखाई दे रही है। हालांकि चेहरे उन्होंने अच्छे उतारे हैं और कुछ नए चेहरे का भी प्रयोग बीजेपी ने किया है। उसका फायदा उसे कितना मिलेगा ये तो जब मतपेटियां खुलेंगी उससे पता चलेगा, सीटें कितनी आती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का मेहनत होगी कि पूरी की 11 क्लीन स्वीप करे और कांग्रेस को 2 भी न लेने दे, और कांग्रेस इसको पाड़ेगी कि 1 सीट और बढ़ा ली जाए, या कम से कम जितनी है उतनी बचाई जाए। तो भूपेश, अच्छा, फिर जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, डॉक्टर चरणदास महंत हैं, भूपेश बघेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा और भी जो दिग्गज नेता हैं, टीएस सिंहदेव की हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। वो सरगुजा का दारोमदार उनके ऊपर है, जबकि सरगुजा में तो पूरा साफ हो गई कांग्रेस, वहां से 1 भी सीट नहीं जीत पाई। तो लोकसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव का जादू कितना चलता है? जो टीएस सिंहदेव पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अब सरगुजा में वो कांग्रेस का कितना केवनहार बनेंगे, ये देखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं। बिल्कुल अनिल जी, कई इलाके हैं। और सुंदरानी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, देखिए, कोरबा ऐसी जगह है जहां महंत परिवार की अच्छी पकड़ है। जांजगीर में अगर हम वहां की विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं, कांग्रेस की स्थिति वहां भी अच्छी है। तो क्या इन 2 सीटों पर बीजेपी किसी तरह की भी चुनौती नहीं मान रही है? क्योंकि यहां पर कोरबा में हम देख रहे हैं ज्योत्सना महंत एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, जो कि पहले से ही सांसद हैं, महंत परिवार की अच्छी पकड़ भी है, और जांजगीर चांपा की विधानसभा सीटों पर पहले से ही कांग्रेस बेहतर स्थिति में है।
देखिए, कितनी भी विधानसभा में स्थिति बेहतर रही हो, लेकिन जांजगीर लोकसभा सीट हमने पिछली बार भी जीती थी कांग्रेस के भारी भरकम एमएलए होने के बाद भी। कोरबा में जरूर हम थोड़े से वोटों से पिछड़ गए थे, लेकिन अब सरोज पांडे जी वहां पे हैं, हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और उनका जनाधार है। निश्चित रूप से ज्योत्सना जी वहां पे चुनाव पराजित होंगी, सरोज पांडे जी जीतेगी। ठीक है नितिन जी, अभी देखिए हम रायपुर की बात कर रहे हैं। रायपुर से विकास उपाध्याय को तो पार्टी ने टिकट दे दिया है। विकास उपाध्याय जो कि रायपुर पश्चिम से विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, लेकिन बस्तर से दीपक बैज जब चुनाव हारते तो अभी दीपक बैज का नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया? क्या कोई और नाम देखने को मिल सकता है बस्तर सीट पर? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि 6 सीटों पर घोषणा हो चुकी है और 5 सीटें बची हैं। एक हफ्ते के भीतर उसमें भी आपको पता चल जाएगा, फिर डिबेट में बुला लीजिएगा किसको। भंसाली जी, अभी जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए ना। जब 5 और नाम घोषित किए जाएं तब फिर आपको डिबेट में बुलाया जाएगा, फिर उसका जवाब दीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, विकास जी जब हार चुके हैं, उनको जब टिकट देकर अभी घोषणा पार्टी ने पहले कर दी है, तो बस्तर लोकसभा सीट पर क्यों नहीं? बलि का बकरा तो आपने ब्रजमोहन जी बना दिया, सरोज पांडे को बना दिया। रितु जी 5 बलि के बकरे और खोजे जा रहे हैं। 2 बलि के सुंदरानी जी, सुंदरानी जी मैं चाहूंगी, देखिए प्रत्याशी हैं, सम्मानीय शब्दों का उपयोग करिए। प्रत्याशी हैं, बलि का बकरा नहीं, क्योंकि आप अगर बलि का बकरा कह रहे हैं तो आप विपक्ष के प्रत्याशियों को कह रहे हैं, सामने वाली पार्टी के प्रत्याशियों को कह रहे हैं, ना कि अपने प्रत्याशियों को कह रहे हैं। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग मत कीजिए। बंसाली जी जवाब दीजिए ना, बस्तर से नाम अब तक सामने क्यों नहीं आया? अगर हारा हुआ प्रत्याशी को पहली लिस्ट में शामिल किया गया तो बस्तर लोकसभा सीट को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या नाम बदला जा सकता है? क्या अभी भी मंथन इसलिए हो रहा है कि कोई और नाम सामने आएगा? मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं ऋतु, और आप काफी मंजी हुई पत्रकार लगती हैं मुझे, जो घुमा फिराकर मुझे उन्हीं शब्दों पे और उन्हीं प्रश्नों पे ले जाकर मेरे से कुछ बुलवाने की कोशिश करना चाहती। तो मैं अधिकृत नहीं हूं। बंसाली जी मेरा काम है ना, बंसाली जी मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। देना चाहते हैं आपकी मर्जी है, सवाल का जवाब नहीं देना आपकी मर्जी है। बेहद खूबसूरती से सवाल को घुमाने की कोशिश की, फिलहाल घुमा नहीं पाए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बंसाली जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुंदरानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। तो 6 सीटों पर मुकाबला अब सामने है कि किसका मुकाबला किससे होगा। 5 सीटें अभी भी कांग्रेस ने होल्ड रखी हैं। प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी होगी, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये आगे समय बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।